अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं माविश निसार और आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत के ऑफिस में। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के। और आजकल जैसे मईशत बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार है, हम सुनते हैं कि डॉलर मज़ीद महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा क्यों हो जाता है, डॉलर शॉर्ट क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम अपने मुल्क में इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए डॉलर को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, इसकी प्राइस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने भी हमारे तक पहुंचाए, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माशाल्लाह डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी, बिजनेस, एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंजेस, इस हवाले से माशाल्लाह आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है and it's been a long time you're dealing with all these affairs in currency and exchanges and all that. क्या समझते हैं आपके एक अजीब सा खौफ जो पाकिस्तानी इकॉनमी में इन्वेस्टर्स भी महसूस कर रहे हैं, यहाँ के सरमायादार भी महसूस कर रहे हैं, कारोबारी तबका भी इसमें मुब्तला है कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जी, इससे तो चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं, इसलिए डॉलर जो है वो 350 रुपये तक चला जाएगा। आपको लगता है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा? देखो, ये हमारी बदकिस्मती है। IMF के साथ हमने ऐसे मायदे कर लिए हैं, जिस दूसरे लफ्ज़ हमने अपने हाथ पाँव कटवा लिए हैं। अच्छा। लेकिन ये मायदे भी ज़रूरी था इसको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की खबरें थी और पिछले 9 महीने से डेड लॉक था। तो हुकूमत ने जाते जाते ये मायदा जो है एग्रीमेंट थी $3 अरब का कर लिया, जो कि पाकिस्तान के लिए अब इससे सर्वाइव करने के चांसेस है। जब ये मायदा हुआ तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा गिर चुका था और ये उम्मीदें की जा रही थी कि डॉलर का रेट और भी गिरेगा जब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब उल्टा हुआ है। जब मायदा हुआ तो रुपया स्ट्रांग हुआ और डॉलर गिरा, लेकिन जब पैसे आए तो हर चीज़ उल्टी हो गई, क्योंकि मायदे से डॉलर देने से पहले IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से ये वायदा कर लिया था कि आप डॉलर के बढ़ने में इंटरवीन नहीं करेंगे, इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे और जो मार्केट का रेट होगा आप उससे सिर्फ 1.25% नीचे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं रख सकते। तो ये मायदे ने पाकिस्तान को, मैं समझा, जो रुपये को गिरने की वजह बनी और डॉलर के बढ़ने की वजह बनी है। तो मैं इसमें हुकूमत भी केयर टेकर निगरानी के लिए आई थी, लेकिन डॉलर इनकी निगरानी से बाहर हो गया। तो डॉलर, अब जैसे शमशाद साहब ने पहले ही बयान यही दिया कि हम रुपये में मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा। और मैशत को अपने को मजबूत करेंगे, लेकिन जो रुपये अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुआहदे भी ज़रूरी थे और बड़ी सख्त और कड़ी शराइत भी हैं, हमने अपने हाथ पाँव बांध के खुद को IMF के सामने रख दिया है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, अगर हम थोड़ा सा ज़रा पीछे नज़र दौड़ाएं, तो जब डार साहब वापस आए थे मुल्क में, तो वो बड़े उम्मीद के साथ आए थे, बड़े दावों के साथ आए थे कि डॉलर बॉय कहना शुरू हो गए थे सब लोगों ने, बल्कि कहा ही जाता है शुरू से। और उन्होंने बाकायदा दावा किया था कि मुझे पता है IMF से कैसे डील करना है, मैं देख लूँगा। बल्कि जो उनकी अपनी पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो बेचारे भी बड़े दिलगीर हुए उनकी इन स्टेटमेंट्स को देख के, सुन के, कि उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम जो मईशत की अप्स एंड डाउन्स का था वो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ पे डाल दिया कि जी मिफ्ता ही नहीं इसको हैंडल कर सके, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन हुआ तो उसके बिल्कुल बरक्स है, जैसे खुद भी कह रहे हैं कि ठीक है IMF से मुआहदा तो हो गया, लेकिन चीज़ें बेहतर होने की बजाय वो ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट क्यों हुई? देखो, डार साहब जो 98 की और बात कर रहे थे, और उस वक्त कुछ और हालात थे, और उसके बाद जब 2018 में आए तो फिर कोई और हालात थे, 13 में। तो अब जो है हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अच्छा। अब IMF नहीं रहा, अब ये टोटली बड़ी ताकतों का पिट्ठू बन गया और उनके इशारों पे चलता है और दूसरे हमें इशारों पे नचाता है। तो उसने हमें सिगनी का नाच नचा दिया है। 9 महीने का डेड लॉक रखा, हर शर्त मनवाने के बाद ही उसने पैसे रिलीज़ किए। वो भी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ ने आखिरी समझौरी फेंका है और काफ़ी आखिरी दिन था 30 जून का, उस दिन उन्होंने ये उनको मनवा लिया। अच्छा। वो भी उस शर्त में उससे पूछा उनके जो चीफ थे कि मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी शर्त है जो हमने मानी नहीं है ताकि मैं आपसे कुछ सवाल का जवाब दे सकूं। तो उनके पास ऐसा जवाब नहीं था, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हम वक्ती तौर पे आपको $3 अरब का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये तो था डेड लॉक की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हमारी मैशत जो है सिमट के जो है वो मनफी की तरफ चली गई और हमारा GDP बहुत कम हो चुका है और हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो मुसलसल कम है, जो कि एक रीढ़ की हड्डी की चीज़ रखती है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट कम होगी वो मुल्क कमज़ोर होगा, कभी ताकतवर नहीं होगा। अच्छा, कुछ मुआहदे, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, कुछ मुआहदे इससे पीछे जब हम जाए तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये भी सुनने में आता था
कि खान साहब की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, उन्होंने कुछ ऐसी कमिटमेंट्स की थी आईएमएफ के साथ जिसकी वजह से हम इस हद तक, इस नहज तक हमारी इकोनॉमी पहुंची और उसे हैंडल करने की कोशिश की मियां शहबाज शरीफ साहब ने। तो वो ऐसे कौन से फ्लॉज थे, वो ऐसी कौन सी कोताहियां थी जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से हुई और फिर ये जो अभी हुकूमत गई है मियां साहब की, वो भी उन्हें फिर हैंडल नहीं पूरी तरह से कर पाए? वो क्या कोताहियां थी? देखो जी, उन्होंने आईएमएफ ने मिस्टर इस्माइल से पहले जो है शौकत तरीन साहब ने हैंडल कर लिया था और मायदा कर लिया था। और उन्होंने ये भी मायदा किया था कि हम जो पेट्रोल है उस पर लीवी टैक्स 50 रुपये बढ़ाएंगे और कीमतें कम नहीं करेंगे। क्योंकि उनका आईएमएफ का कहना यह था कि आप ख़रीद रहे हो 200 का और बेच रहे हो 150 का, तो किस तरह आप सर्वाइव कर रहे? डेट सर्कल तो आपके बढ़ते जाएंगे। तो आप लेवी टैक्स भी लगाओ और उसको पेट्रोल की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करो। तो वो जब खान साहब की हुकूमत आपने देखा थोड़ी डोनोडोल थी और उन्होंने आवाम को एक रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमतें बजाय बढ़ाने की उल्टी कम कर दी। तो ये आईएमएफ को बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने बड़ा इसका गुस्सा मनाया और उन्होंने कहा जी नहीं, हम अब आपने मायदे की पासदारी नहीं की, आपको जो भी मायदा करते हो उसके बाद तोड़ देते हो, तो हम आपको मज़ीद अब किस्त नहीं देंगे। तो उसके बाद मिस्टर इस्माइल साहब आए, उन्होंने बड़ी मिन्नतें शिन्नतें करके मेहनत करके उनको राज़ी कर लिया और वो किस्त भी एक ले ली। और उसका क्योंकि 6 महीने का उनका टर्नओवर था, उसके बाद वो जारी नहीं रख सकते थे। फिर इसहाक डार साहब आ गए और जैसे आपने फरमाया, इसहाक डार साहब जो ही वहाँ से टेक ओवर किया और रुपया भी टेक ओवर हो गया। और उसके बाद काफ़ी रुपया जो है 270 से कम हो गई, तकरीबन 225 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद जब आईएमएफ का डेल्ट आ गया, उनकी ये जो बात थी कि मैं आईएमएफ को देख लूँगा, तो ये बड़ी उनको नागवार गुजरी कि हमारी बिल्ली हमें। हाँ, तो उन्होंने उसमें जो है बड़ा बुरा मनाया और उन्होंने उसको फिर टफ टाइम दे दिया और इतनी शर्तें आयद कर दी, एक शर्त पूरी करते थे दूसरी शर्त लगा देते थे। तो वो 9 महीने ज़ाया होगा। 9 महीने के बाद उनको तमाम बातें उन्होंने मान ली। तो उस 9 महीने में इतना ज़्यादा डिफॉल्ट का डडोरा पीटा गया कि पाकिस्तानियों की जंग में एक आर्टिकल छपा था कि 8,000 अरब यानी $26,000 पाकिस्तान से बाहर चले गए इस डिफॉल्ट की खबरों से। पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड था इंटरनेशनल मार्केट में 50% कीमत खो चुका। लेकिन जो ये आईएमएफ का मायदा हुआ, ये सारी चीज़ें रिकवर हुई, रुपया भी फिर रिकवर हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब क्योंकि हुकूमत ने जो है आईएमएफ से ये वायदा कर लिया है कि हम फ्री मार्केट के साथ फॉलो करेंगे। तो अब पहले इंटर बैंक फॉलो ड्राइविंग सीट पे था, फ्री मार्केट ड्राइविंग सीट पे आ गई है। तो बड़ा मुश्किल, लेकिन हम इसको फिक्र की बात नहीं, मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा पैनिक बाइंग ना करें। ठीक है, जिन्होंने सफ़र पे जाना है, उम्र पे जाना है, हेल्थ के लिए जो उनको तो ज़रूरत है, बाकी लोग बाइंग नहीं करें। जैसे पहले 320 से कम हो गए, 270 हो गए, दोबारा भी हो सकता है। हम क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं और हम देखेंगे जब इंटर बैंक से 2% से फ़र्क जो ही बढ़ेगा तो इंटरवीन करेंगे। और अभी क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने 4,000 कंटेनर जो खड़े थे पोर्ट पे पिछले 2 साल से, उसकी भी इजाज़त दे दी है कि इंटर बैंक से ख़रीद सकते हैं, वो जो कि बगैर एलसी के आए थे। और इसी तरह तमाम जो 2 साल से गैर एलानिया इम्पोर्ट पाबंदियाँ थी, उनको फ्री हैंड दे दिया। तो इस वक्त इंटर बैंक में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको वाच कर रहे हैं। जो डिमांड जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली गिरने, फिर क्योंकि आईएमएफ से हमारा ये मायदा है डिमांड और सप्लाई पे है। तो डिमांड जब ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह गिरेगा भी, ये ज़रूरी नहीं कि बढ़ते ही रहेगा। वक्ती तौर पर परेशानी, आवाम अगर साथ दें, खास तौर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, हुकूमत ने उनकी ये डिमांड, एक्सपोर्टरों की डिमांड पूरी की है कि आप मार्केट रेट हमें दें, तो हुकूमत उनको मार्केट रेट दे रही है। अब भी अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड या वर्कर इंडिया से नहीं लेके आते तो ये मैं तो बड़ी ज़्यादती है। आप अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड लेके आएँ और इसी तरह वर्कर इंडिया से लेके आएँ, तो पाकिस्तान को एक मुश्किल दौर से निकल जाएगा और इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। इस वक्त जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल फैसिलिटेशन बनाई गई है, इस पर बड़ी नज़रें हैं, पूरी उम्मीदें हैं पूरी कौम को। और मैं समझता हूँ फ़ौज का बड़ा जिम्मेदारी है, उन्होंने ये इसका फैसिलिटेशन का बेड़ा उठाया, उन्होंने कहा कि हम इसको कर दिखाएंगे। तो अभी जैसे कि मादनियात है, 6,000 अरब डॉलर की मादनियात है, इस तरह लाइफ स्टॉक है, इस तरह एग्रीकल्चर है, IT है, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान मांगने के बजाय काम करना शुरू करे, मांगना छोड़े, दो ये काम कर ले तो हम इसको मदद करेंगे। ये मांगते ही रहेगा और काम भी नहीं करेगा तो फिर हम इससे क्या तवक्को रखेंगे। तो ये वो चाहते हैं कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो उसमें तो पूरी 2-3 इजलास भी हो चुके हैं और तो इसमें पूरा एक सेक्रेटरीट कैम्प भी हो चुका है, उसके एक्सपर्ट भी आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अच्छी खबरें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो हम सुनते हैं कि जी डॉलर ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, डॉलर मार्केट में शॉर्ट हो गया, तो क्या ये डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से चीज़ें होती हैं या जी डॉलर स्मगल हो रहा है? तो ये स्मगल कैसे, क्या कोई चेक एंड बैलेंस, कहाँ पे ये कोई ऐसे लूप होल्स पाए जाते हैं? जैसे इकॉनमी, एक तो पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ हमारी ठीक नहीं रही जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना रहा, और फिर अगर हमारे ही माशरे के अंदर से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो फिर इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप क्या समझते हैं, कोई लाहेअमल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, एक तो हमारे अवाम जो है और हुकूमत के दरमियान ट्रस्ट लेवल बहुत डाउन हो चुका है। दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। हुकूमत समझती है ये सारे टैक्स जो हो रहे हैं, टैक्स नहीं देते कि 22 करोड़ की आबादी और उसमें सिर्फ 15 लाख टैक्स पेयर हैं, और जीडीपी के लिहाज से हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं पूरी रीजन में। और हमारी बचत देखें तो पूरी दुनिया में हमारे रीजन में बांग्लादेश के देखें 30% है सेविंग, हमारी 12% है। तो हमारा इसका मतलब 18% पैसा जो है वो ब्लैक इकानमी है, जो कि लोगों ने घरों में रखा हुआ है, या उसके डॉलर लेके रखे हुए हैं, या पौंड लेके रखे, बॉन्ड लेके रखे हुए हैं, या सोना लेके रखा हुआ है। वो हमारे लोग काम नहीं करना चाहते, ये बड़ी बदकिस्मती है। वो कहते हैं बैठे बिठाए हम या तो अमीर हो जाएं, या ऐसा काम करें जिससे हमें मेहनत ना करनी पड़े और वो खुद ब खुद हमारा पैसा पड़े। तो ये डॉलर उनके लिए वैध ऐसी करेंसी थी जो कि आपने देखा 2008 में 60 रुपये था और मुसलसल बढ़ते बढ़ते आज 300 से ऊपर चला गया। तो उनका ये उम्मीद भी इसलिए मज़ीद उनको इजाफा करती है, हाँ भाई ये सबसे अच्छा काम है। इस तरह गोल्ड है जो कि एक वक्त में 50,000 रुपये तोला था, वो आज बढ़ के 2.5 लाख के करीब पहुँच गया। तो वो भी कहते हैं ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है। बाकी रहे जैसे स्टॉक में भी यही है, उसमें भी बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते जितना इन दो चीज़ों में बढ़े। प्रॉपर्टी थी, उसमें पैसे लोगों ने पैसे कमाए लेकिन नुकसान भी इतने ही किया है। तो ये दो शोबे जो हैं अभी तक महफूज हैं, तो लोग इसलिए इसमें, और हमारी जो कौम है मैं समझता हूँ वो ब्लैक इकानमी जो है हमारी 70% है इस वक्त। अच्छा। वो जो है इसमें डॉक्यूमेंटेड होने नहीं चाहते। तो ये जो ब्लैक मार्केट वजूद में आती है उसकी वजह यही है कि वो जो इतने भी डॉलर खरीदना चाहते हैं वो बुक पे नहीं खरीदना चाहते, आउट ऑफ बुक खरीदना चाहते हैं। तो वो फिर ब्लैक मार्केट में जाके महंगा खरीद लेंगे लेकिन सस्ता नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारी आईडी नहीं आनी चाहिए। हमारा तो वो ये वजह है, उनकी अपनी वजह है वो, और कोई बाकी आम आदमी को तो मिल रहा है जो ट्रैवल कर रहा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंक में जमा कराना चाहता है, अपनी आईडी देना चाहता है, उनको सस्ता मिल रहा है। लेकिन वो इस तरह कुछ हुकूमत की पॉलिसियों जो है वो भी बड़ी गलत हैं। ये मैंने डार साहब को भी कहा था कि हमारी जब से हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दो हमसाया ममालिक जिन पे इकनॉमिक सेक्शन है, ईरान, अफगानिस्तान, ये समझो दो हमारे सूबे हैं, उनका फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ से पूरा किया जाता है। ईरान की जितनी भी पूरी आपकी सब्जी तक ईरान की यहाँ है, टाइलें, पेट्रोल, हर चीज़ वहाँ यहीं आ रही है, और उसके लिए डॉलर चाहिए, वो डॉलर यहाँ से लोग लेते हैं और वहाँ से स्मगल करके ले आते हैं। अफगानिस्तान का यही मसला है, डेली 15,000 लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, रिकॉर्ड $1,000 उन्होंने लाया तो $15 मिलियन हमारे ऑफिशियल वहाँ चले जाते हैं। वहाँ क्योंकि रेट 5-10 रुपये ज़्यादा होता है, हर फैमिली यहाँ से ले जाती है। तो ये भी मैंने हुकूमत को कहा है कि आप इसको डॉलर पे पाबंदी लगाएं, रुपये और अफगानी अलाउ कर दें, ताकि हमारे $15 मिलियन वहाँ जाना बंद हो जाए। इस तरह हुकूमत ने जब ड्यूटियाँ लगाई इम्पोर्ट पे 400-500 पर, ये बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ, किस उम्मीद पे कि लोग शायद इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे और मेड इन पाकिस्तानी, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान ट्रेड का रास्ता हमारे इम्पोर्टरों ने ढूंढ लिया। ये अब वहाँ से वहाँ ट्रेड के नाम पे मंगवाते हैं, अफगानिस्तान भेजते हैं, कोई रास्ते में वहाँ से वापस जाने नहीं देते, कंटेनर खाली खाली भेज देते हैं। तो वो सारा पैसा, वो सारा गुड्स जो है पाकिस्तान के तमाम, अभी तक इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो सकी? आप इसकी रोकथाम सारे हमारे इसमें लोग भी मिले हुए हैं जिन लोगों ने रखवाली करनी है, वो बिल्ली कहते दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा हुआ है, हमारा भी यही हाल है। तो हमारी इस वजह से जो है ये बड़ा नुकसान हो रहा है, ड्यूटी भी हमारी नहीं मिल रही और स्मगलिंग के सारे स्मगलरों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने हुकूमत को कहा है कि इसमें अफगान तालिबान के साथ हुकूमत बात करे, उन्हें कहे जो आपकी चीज़ें आपने लिस्ट दें वही अलाउ करें, बाकी को हम बैन कर दें, और हम स्कैनर में जो चीज़ें आएंगी उनको बैन कर देंगे। लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस पर कोई अमल ज़ाहिर नहीं किया। हालांकि ये बड़ी ज़रूरत है हमारी, हमारा हर महीने $1.5 से $2 अरब वहाँ चला जाता है। ये चीज़ें हैं जिनको रोकने की ज़रूरत है, और ये रोक के हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने टैक्स की बात की कि पाकिस्तान में लोग टैक्स पेयर्स की तादाद कम है। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे लोग तालीम याफ्ता हो रहे हैं, बाशऊर हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ी है या कि फिर कम हो रही है? वैसे अगर देखा जाए, चलें डायरेक्टली टैक्स देने वालों की तादाद कम होगी, लेकिन इसकी वजह से फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं वो भी तो हर चीज़ पर टैक्स है, तो टैक्स तो फिर इन अ वे इनडायरेक्टली भी जमा तो हो रहा है। हाँ देखो, हुकूमत हमारी भी इसमें बड़ी खुश है, और FPR तो बहुत है, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। अच्छा। वो इनडायरेक्ट क्योंकि उनके पैसे सही बनते हैं,
हर बड़े बड़े स्टोरों ने, हर बड़े बड़े कारोबारी ने 2 बुकें रखी होती हैं। और वो FBR को पता होता है इनको, लेकिन वो ज़ाहिर है वो अपने पे ऐसा ले लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो मर्जी है करो, हमें बस हमारा ऐसा दे दो। तो इनडायरेक्ट जो है वो उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें आप पूरा टैक्स अगर डायरेक्ट हो जाए और इनडायरेक्ट ख़त्म कर जाए तो लोगों को सहूलतें भी मिलेंगी, सारी चीज़ें। और उसके अलावा हुकूमत को भी तो अपने शाही खर्चात कम करने होंगे। और मैं समझता हूँ ये $17 अरब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इसमें भी तो कम से कम कमी करें। सिर्फ 4 करोड़ यूनिट तो बाप्टा के जो है एम्प्लाई वो यूज़ करते हैं मुफ्त में, इसमें $500 मिलियन हमारा इसमें ज़ाया हो जाता है फ्यूल। तो ये सारी चीज़ें इनको रोकने की, इनको अलाउंस दे दें भाई, आपको क्या ज़रूरत है पेट्रोल फ्री देने की या बिजली फ्री देने की। उससे और टैक्स जो बड़े फाटा के इलाके हैं, इलाका गैर हैं या बदमाश इलाकों के इलाके हैं, वो तो बिजली का बिल ही नहीं देते, वहाँ तो वो मीटर ही नहीं है, वहाँ तो बल्कि ट्रांसफार्मर ही नहीं है, वो पूरी चोरी बिजली करते हैं। और वो 5-5, 600 रुपये एक डिवीज़न में बिजली चोरी हो रही है और उसका सारा बोझ आवाम पे। अब आप देखो ना, 50 रुपये 52 रुपये पर यूनिट हो गया, जो 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा तो वो क्या कारोबार करेगा, क्या बचाएगा। और लोग अभी तो अपने आग लगा रहे हैं बिलों को, या सोशल मीडिया पे डेली कोई ना कोई पोस्ट आ रही होती है और लोगों की तनख्वाहें कम हैं, बिलों से ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अलार्मिंग है और हुकूमत को इसको होश के नाख लेने चाहिए। यूटिलिटी पे ख़ास को चोरी को लेके और लीकेज है, जो लोग बिल नहीं देते उनको पकड़ने के बजाय ये जो बिल पे करते हैं उनका हर महीने बिल बढ़ा देते हैं। ये तो फिर उन लोगों के लिए बिजली के रेट्स बढ़ा के मुश्किल पैदा कर दी गई है जो बिजली के बिल पे कर रहे हैं, बजाय कि आप बिजली रोज बरोज महंगी करें, आप पेट्रोल रोज बरोज महंगा करें, आप इन लीकेजेस को रोकें जो इस मुल्क में दहाइयों से होती आ रही है। देखो पेट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ सरकारी अफसर करते हैं जी, और फ्री करते हैं, और उनको मतलब ये इस पे पाबंदी सिर्फ अलाउंस देना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कम। इस तरह बिजली के बाप्टा के तमाम मुलाजमीन को, सरकारी तमाम बड़े अफसरों को बिजली फ्री है और वो बिल भी नहीं देते, अगर बिजली आया भी तो बिल नहीं देते। तो उसको जो डेट सर्कल है 2000 से ऊपर चला गया, 2000 अरब से ज़्यादा है, उसको IMF ने कहा इसको कम करें या अपना टैक्स बढ़ाएं। तो वो कम करने के बजाय टैक्स बढ़ा देते हैं और टैक्स बढ़ा के उसको पूरा करते हैं। IMF को मुतालबा पूरा तो सारा बोझ आवाम पे आता है। चलो जिसकी तनख्वाह अच्छी है, जिसका कारोबार अच्छा है, वो तो चला लेगा। जो गया आदमी 30,000 तनख्वाह ले लेगा, उसका 50,000 का बिल आ जाएगा तो बेचारा क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। और आवाम को इसीलिए जो आपने देखा आवाम बड़ी परेशान है, उनके जो है पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाने पीने की, वो तो कहते हैं महंगाई कम करें। IMF तो किसी हाल में खुश नहीं, उसने एक तरफ कहता है महंगाई कम कर और हुकूमत सूद कम करती है तो नाराज़ हो जाता है। तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ भाई। और इसी तरह उस तरह कहता है कि इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड देते। अब हमारी इस वक्त अगर इंपोर्ट फ्री करते हैं तो $8 अरब भी हमारे महीने के कम है। एक्सपोर्ट हमारी $2 अरब है, वर्कर रेवेन्यू $4 अरब हम कहाँ से लाएंगे। वो कर्जे देने के वक्त आते हैं तो लकीरें निकलवाने शुरू कर देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए किस तरह अपने पाँव में खड़े, वैल्यू एडेड में, प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर जो $12 अरब की है, अभी जो इससे फ़ायदा उठाएं जदीद टेक्नोलॉजी लेके, IT को इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्किल्ड वर्कर की पूरी दुनिया में ज़रूरत है, जापान को, कनाडा को, UK को, अमेरिका को, सारे चलो मांग रहे हैं हम लोगों को स्किल करके लोगों को बाहर भेज सकते हैं। IT खुद पाकिस्तान को 1 लाख लोगों की ज़रूरत है। हमारे का IT की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में अभी उस तरह से तवज्जो सिर्फ 25,000 काम, सिर्फ 25,000 काम के आदमी है, बाकी तो सारे वही छोटा मोटा बस कंप्यूटर जानते हैं। वो कहते हैं हम IT के एक्सपर्ट है, बड़ी IT का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है हमारे पास। सही। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने वो फैक्ट्स हाईलाइट किए हैं जिनकी वजह से हर तबका पिस रहा है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको वो तमाम फैक्टर्स आज समझ आए होंगे जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, बिजली, गैस, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, और जो बिल्स पे करने वाला जो टैक्स पेयर तबका है उस पर रोज बरोज बोझ क्यों बढ़ा है। क्योंकि जो इकोनॉमिकली लीकेज हो रही है पाकिस्तान में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसके अलावा और बहुत सी लीकेज के सोर्सेज हैं, हुकूमत उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही, उन पे तवज्जो नहीं दे रही, जबकि जो टैक्स पेयर तबका है, जो बिल्स पे करने वाले लोग हैं, उन पर रोज बरोज ये बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस लीकेज को कंट्रोल सारी में आपकी बात। एक और चीज़ बड़ी आम नुक्ता है जो मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ और हुकूमत को भी उसको गोश गुजार करना चाहता हूँ, बल्कि मीटिंग में मैंने कहा भी है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान ये बिल्डर माफिया और टाउन माफिया और लैंड माफिया ने पाकिस्तान को बचाया है। इन्होंने 1000 कनाल ज़मीन खरीदते हैं और 10,000 कनाल बेच के जैली फाइलें से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर बाहर भेज देते हैं।
और वो फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर जाता है तो पाकिस्तान के काम का नहीं रहता। तो हुकूमत को इसके लिए कोई लोगों की जो फाइलें लोगों ने बेचारों ने 50 लाख की खरीदी, अब 10 लाख का खरीदने वाला कोई नहीं है। और क्योंकि उनका वजूद ही नहीं है, उनकी बिल्ड ही नहीं हुई, ना बिल्डिंगें बनी हैं तो ना ही सोसाइटियाँ बनी हैं। तो इस पर एक कमेटी बनाए और उन लोगों ने जो पैसा है उनसे पूछा जाए, वो वापस लेके हो और लोगों को बिल्डिंगें जितनी भी आपने फ्लैट बनाए हैं, जितनी भी टाउन सोसाइटियाँ अनाउंस की हैं, उनको विद इन 3 ईयर या विद इन 5 ईयर लाजमी करें, वरना उनको किराया दें। पूरी दुनिया में मॉनिटरिंग होती है, जब वो अपने मुकर्रर वक्त में जब डिलीवरी नहीं देते तो उनको बैंक रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हुकूमत को ये सीरियसली सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों का ये लोग भी लेंगे, बिल्डर माफिया और टाउन माफिया। तो इनके ऊपर खसूसी कमेटी बना के इनको भी छानबीन होनी चाहिए और लोगों की दादरसी होनी चाहिए जिनका पैसा ज़ाया हो। आज उनको पाकिस्तान में कैपिटल ही ख़त्म हो गया। तो हमारी जो मिट्टी है वो सोना मिट्टी थी, उसको मिट्टी से भी कागज़ का टुकड़ा बना दिया बजाय मिट्टी के। मिट्टी होती फिर भी है, कोई लोग बेचारे कोई एग्रीकल्चर का लेता, कोई पैदावार बना लेता। अब कागज़ को, उस फाइलों को क्या करे, उसको तो बस फाड़ ही सकता है या आग लगा सकता है और तो कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच वंस अगेन मलिक बोस्तान साहब, आपने वो फैक्ट्स जो हैं उन्हें बेनकाब किया है जिनको अवाम के सामने हक़ाइक़ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि आम आदमी को भी समझ में आ सके नाज़रीन के महंगाई क्यों हो रही है आखिर रोज़ बरोज़, और हम वो लोग जो टैक्स देते हैं, बिल्स पे करते हैं, हम ही क्यों पिस रहे हैं। तो जनाब ये वो तमाम तर वजूहात हैं जो मलिक बोस्तान साहब ने बताई हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।